साथियों, बात करते हैं आज ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में। 86वें संशोधन के बाद निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया। इस समिति में 3/4 यानी कि 11 माता पिता, एक एएनएम, एक प्रधानाध्यापक और एक लेखपाल होंगे। ग्राम शिक्षा समिति पूरी ग्राम पंचायत में यानी समस्त ग्राम पंचायत में जितने भी स्कूल हैं, यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या कंपोजिट, जो तीनों स्कूलों को मिलाकर के जितने भी स्कूल ग्राम पंचायत में हैं, उन सब को मिलाकर के ग्राम शिक्षा समिति बनाई जाती थी। ये अपने क्षेत्र में आने वाले समस्त स्कूलों के संचालन करेंगे, स्थापना करेंगे, उसमें प्रबंधन करेंगे। उसके लिए एक ग्राम पंचायत में यानी प्रधान, अध्यक्ष होंगे, 3 माता पिता होंगे, उसमें एक महिला होना अनिवार्य है, और समस्त विद्यालयों में जो वरिष्ठ शिक्षक होंगे वो इसके सचिव होंगे। यानी कहने का मतलब है कि ग्राम शिक्षा समिति में मात्र 5 लोग होंगे, चाहे स्कूल 2 या 3, 4 जितने भी हों। संविधान में एक संशोधन हुआ 86वां, उसने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। मौलिक अधिकार इस सेंस में बनाया कि उन्होंने कहा कि 6 से 14 साल के समस्त बच्चों को शिक्षा का अधिकार, हक प्राप्त करने का अधिकार है, और ये अधिकार उनको संविधान देता है। अब दोनों में अंतर क्या है? विद्यालय प्रबंध समिति में कहा गया कि इसमें प्रत्येक स्कूल में 3/4 माँ बाप को लेकर के, विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक को लेकर के, जो प्रधानाध्यापक होंगे या इंचार्ज होंगे, एक एएनएम जो 6 साल से कम बच्चों के साथ काम करते हैं वो होंगे, एक लेखपाल होगी जो जमीन से संबंधित मुद्दों पर काम करेंगे। यानी कि प्रत्येक विद्यालय को एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करना होगा। विद्यालय प्रबंध समिति गठन में फायदा क्या होगा कि ग्राम पंचायत में ग्राम शिक्षा समिति के तहत में समस्त स्कूलों के प्रबंधन के लिए केवल 5 लोग मिल रहे। विद्यालय प्रबंध समिति में फायदा हुआ कि हर विद्यालय को एक समिति मिली जिसमें 15 मेंबर हैं। 15 मेंबर में जिसमें माँ बाप हैं। एक बड़ा अंतर यह है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान है, विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष प्रधान नहीं होता है। वो उसमें माता या पिता कोई एक होता, अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष में से एक महिला का होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बेसिक शिक्षा के तहत में जो 2009 के तहत एक नियमावली पारित की गई 2011 में, उसमें कहा गया कि 3/4 माँ बाप रहेंगे और बाकी लोग रहेंगे। दोनों अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग कहते हैं ग्राम शिक्षा समिति अभी है या नहीं है। विद्यालय प्रबंध समिति आने से क्या ग्राम शिक्षा समिति के अधिकार खत्म हो गए हैं? दोनों के अधिकार हैं, दोनों का अधिकार क्षेत्र अलग है। विद्यालय प्रबंध समिति के लिए ग्राम शिक्षा समिति एक प्राधिकार यानी स्थानीय प्राधिकार यानी लोकल अथॉरिटी का काम करती है, जो ग्राम पंचायत में समस्त स्कूलों के लिए। विद्यालय प्रबंध समिति केवल उसके लिए है जो उस विद्यालय में स्थापित है, यानी कि विद्यालय का संचालन को लेकर के। 2012 के बाद शासन के स्तर से एक निर्णय लिया गया कि प्रदेश के अंदर जितने भी विद्यालय हैं उनको दिए जाने वाले फंड्स वो विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अभी भी मध्याह्न भोजन का संचालन जो किया जाता है वो ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जा रहा है आज भी। एक और नई चीज है इसमें जो सबसे बड़ी है, वो ये है, यानी ग्राम पंचायत अपना जीपीडीपी बनाती है। उस योजना में विद्यालय को जो भी काम कराने होते हैं, जैसे स्कूल के अंदर सबसे पहले पहुंच यानी रास्ता, दूसरा बाउंड्री वॉल, तीसरा विद्यालय की मरम्मत, चौथा उसमें हैंडपंप, उसमें शौचालय, ड्रिंकिंग वाटर, उसके लिए खेल का मैदान, उसके अंदर वृक्षों का रोपण, विद्युतीकरण, पंखे, बिजली, कंप्यूटर, जो भी जरूरत का सामान है, ब्लैक बोर्ड, सभी बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था, सभी बच्चों को आजकल स्मार्ट क्लास बन रही है तो कुछ स्कूल में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त स्कूल के विद्यालय के संचालन में किसी भी तरह की अगर जरूरत है, उनको संचालित करने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति अपना एसडीपी बनाएगी। ग्राम पंचायत उसको अपनी ग्राम पंचायत योजना में जितने भी विद्यालय हैं सभी को मिला करके एक प्लान बनाएगी। ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से वो ब्लॉक स्तर को या जनपद स्तर को अवगत कराएंगे कि हमारी ये आने वाले समय में ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इनसे फायदा ये होता है कि विद्यालय में होने वाले विकास या विद्यालय में होने वाली गतिविधियों के लिए जिम्मेदार जितनी विद्यालय प्रबंध समिति है उतनी ही ग्राम शिक्षा समिति है। एक और जो सबसे मुश्किल और जरूरी काम है वो ये है
वो है कि समस्त बच्चों का नामांकन कराना। विद्यालय जब ग्राम शिक्षा समिति है तो वो उसके लिए 2 से 3 4, अगर हम प्रदेश की बात करें तो अभी हमारे पास 1.5 लाख स्कूल है, परिषदीय स्कूल, पंचायत 60,000, यानी कि 2 से 3 स्कूल अभी भी पर ग्राम पंचायत पढ़ता है। विद्यालय प्रबंध समिति के अंदर सबसे जरूरी जो काम है वो है कि आपके पास 15 मेंबर हैं, 15 में से 11 माँ बाप हैं जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, और उसमें से भी आधी माताएं हैं। उनका फायदा ये होगा कि वो ग्राम पंचायत में अपने बैठक में, ग्राम पंचायत की बैठक हो या विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक जो प्रत्येक बुधवार होती है, तो उसके अंदर अपना ब्यौरा रखेंगे कि हमारे यहाँ पर किन किन बच्चों का नामांकन है, किन बच्चों का नामांकन नहीं है। जिन बच्चों का नामांकन नहीं है उनका नामांकन विद्यालय में कराया जाना चाहिए, जिनका नामांकन है उनका लगातार उपस्थिति होनी है। नामांकन उपस्थिति के बाद बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं, किताबें हैं, ड्रेस है, जूता है, मोजा है, इन सबको हर बच्चे को ससमय उपलब्ध हो, इसमें ग्राम विद्यालय प्रबंध समिति अपना एक्टिव रोल निभाएगी। ग्राम शिक्षा समिति उसमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी अगर वहां पर कोई और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो पंचायत की जिम्मेदारी है कि बच्चों टीचर के साथ मिलकर के, एसएमसी के साथ मिलकर के वो अब सभी बच्चों का दाखिला स्कूल में कराए और उनको नियमित कराए। उत्तर प्रदेश की जो नियमावली है, इस नियमावली में पहले भी कहा गया है कि 3 से 18 साल के समस्त बच्चों का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत रखेगी, यानी ग्राम शिक्षा समिति रखेगी। यूपी के अंदर लगभग 80,000 हमारी आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो ग्राम के अंदर प्राथमिक विद्यालय के ही कैंपस में संचालित हैं। तो उसका मतलब यह होगा कि जो आने वाले समय में, यानी कि जो बच्चा 3 साल का है, 3 साल के बाद मेरे से स्कूल में जाएगा, तो उसका रिकॉर्ड रख के, उसके बातचीत करके हमको एक्टिव आंगनवाड़ी भी करनी है। एक्टिव आंगनवाड़ी का मतलब यह हुआ कि वो आंगनवाड़ी जहां पर प्रत्येक दिन बच्चे आ रहे हैं, सहायिका आ रही हैं, बातचीत कर रहे हैं, और एक एनवायरमेंट बिल्ड करने, एक वातावरण बनाना कि हमारे यहाँ पर एक शिक्षा के माहौल को तैयार करने में एक सहयोग मिलेगा। एक और चीज है, अभी हम बात कर रहे थे कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे, यानी कि जो बच्चे स्कूल से छूट गए हैं, ड्रॉप हो गए हैं, 2 साल 3 साल पढ़े हैं, उन बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था है। यानी कि उनको 9 महीने का एक प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें जो पढ़ने पढ़ाने की गति में जो उनके सीखने का स्तर है, उस सीखने के स्तर में जो अंतर आ जाता है, यानी जो छूट गया है, उसको अचीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग यानी विशेष प्रशिक्षण का संचालन करते हैं। जो हमको क्या करना है, हमें उन विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम शिक्षा समिति से मिलकर के वहां पर सेंटर का बेहतर संचालन हो, सभी बच्चों को हकदारियां हैं वो दी जाए और उनको मेन स्ट्रीम किया जाए। ग्राम शिक्षा समिति अपने पंचायत के साथ मिलकर के बच्चों के हेल्थ चेकअप का कैंप लगा सकती है। उससे फायदा ये होगा कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको उपलब्ध कराई जाने वाली चीजों के लिए ग्राम शिक्षा समिति, एसएमसी और ग्राम शिक्षा समिति दोनों मिलकर के अपने जो ब्लॉक है, जो विकास खंड है, उसके अधिकारियों को, जनपद के अधिकारी अवगत कराएं और उनको जो मिलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, चाहे ट्राईसाइकिल हो, चश्मा हो, सुनने के लिए इक्विपमेंट हो, वो उपलब्ध कराएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आंगनवाड़ी अलग केंद्र है, विद्यालय अलग है। एक आदर्श स्कूल, एक आदर्श गांव, एक आदर्श पंचायत, एक आदर्श आंगनवाड़ी तभी बना सकते हैं जब हम सब मिलके एक दूसरे के साथ काम करेंगे। 3 मुद्दे जो मुझे समझ में आते हैं, उस ग्राम क्षेत्र के, उस ग्राम पंचायत के, ग्राम शिक्षा समिति के क्षेत्र के या उस विद्यालय प्रबंध सेवित क्षेत्र के सभी बच्चों का दाखिला कराना, उनको नियमित उपस्थिति कराना और उनको अपनी आयु संगत कक्षा के अनुसार सीखते सिखाते हुए शिक्षा के अधिकार को पूर्ण कराना।